बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेशावर वाले जलसे पे बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया आज से 2 माह के बाद 27 सितंबर 2026 को लॉन्ग मार्च के लिए। ये क्या हुआ, किस तरह हुआ और इसमें अहम तरीन चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि सुहेल आफरीदी ने कहा क्या। 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है और सुहेल आफरीदी ने अपने मुंह से ये ऐलान किया क्योंकि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदा भी उन्हें दिया है और इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर दिया है। अच्छा, अब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास रास्ते बंद हो गए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखा, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद तमाम रास्ते बंद हो गए। एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकातें शुरू ना हुई, ज़ाती मुआलिज से इलाज ना कराया गया, अदालतों में मुकदमात ना सुने गए, तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पेशावर मोटरवे के करीब उन्होंने जलसा किया। जलसे की सूरत मैं आपको बता देता हूँ। दावा किया गया था कि 10 लाख लोग आएंगे जलसे में, तो 10 लाख लोग तो बिल्कुल नहीं आए। यानी जितना दावा किया गया था उससे तो बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा जलसा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी क्राउड पुलर पार्टी है। बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग निकल कर आते हैं और लोगों को इकट्ठा करने के लिए तहरीक इंसाफ आज भी, यानी इस नुक्ता नज़र से आप देखें तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाती जितने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकल आते हैं। और वो इमरान खान साहब की एक मकबूलियत है और वो उनके मुखालिफिन भी मानते हैं। तो जलसा अच्छा था, तगड़ा था, लेकिन अगर ये कहें कि वो 1 मिलियन लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए या जो दावे किए गए थे तो उससे तो बहुत कम था। वो दावे जो है वो पूरे नहीं हुए। अब 3 सवालात उठाए जा रहे हैं कि 27 सितंबर यानी 2 महीने बाद की जो तारीख दी है सुहेल आफरीदी ने, क्या वो तारीख दुरुस्त है? सुहेल आफरीदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया होगा। थोड़ा सा मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, हालात बेहतर हो गए थे, फिर साजिश से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई और अब जो है वो अपनी जेबें भरी जा रही हैं। जजीरे खरीदने के लिए हमारे पश्तूनों का सौदा किया जा रहा है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। 26 नवंबर की मिसाल उन्होंने दी, जैसे लोगों पर गोलियां चलाई गई। फिर उन्होंने बताया कि ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं, इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये एक एक मासूम इंसान को जिंदा खा जाएंगे, लेकिन ज़रा बराबर भी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। ये दरिंदे बन चुके हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप इनकी गोलियों से डरते हैं? क्या आप इनके टैंकों से डरते हैं? क्या आप इनके रॉकेटों से डरते हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं डरते। तो सुहेल आफरीदी ने कहा जी फिर मैं आपको लीड करूंगा, आप नहीं डरते तो मैं आपको लीड करके जाऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद मकबूल तरीन लीडर है। आपको कॉकरोच कहते हैं, लेकिन मैं आपको इकबाल का शाहीन कहता हूं। फिर उन्होंने कहा 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा ने अमन देखा क्योंकि इमरान खान साहब ने डॉलर के लिए हमारे मफाद का सौदा नहीं किया। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी गई। वो कौम की तरफ देख रहा है, कौम तैयार रहे। जब आप बंदूक, टैंक और रॉकेट लॉन्चर से नहीं डरते तो इमरान खान का ये कारकुन आपको लीड करेगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकलकर इंसाफ लेना है। हम काकरोच नहीं, इकबाल के शाहीन हैं। अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है? कोई पर्ची से आया हुआ? ऐसा नहीं होगा। अपने चोर, डाकू, लुटेरे खुद संभालो। हमारा एक ही लीडर है जो अडयाला जेल में कैद है। पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है। ये सुहेल आफरीदी की बातें थी मोटी मोटी। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा है। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात PMLN से या पीपल्स पार्टी से थे। यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज़्यादातर लोग तो इन्होंने काबू कर दिए। बाकी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है, तो बाकी लोगों को वो काबू कर लेते हैं। फिर जो रह जाता है उसको ताकत से दबा लेते हैं। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त के जो बड़े बड़े नाम हैं,
आप कोई भी नाम उठा लें जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफत के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफत के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदें भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, तादादम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर कोई सहाफ़ी कभी एक आध दफ़ा भी गिरफ्तार हो जाता था ना, तो उसको सर पे उठा लिया जाता था और अगले 10-20 साल उसके यूं ही गुजर जाते थे कि देखें मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज जो नौजवान है वो जिस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर जो इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, ये वही हो रहा है। हम होता हुआ देख रहे हैं कि नौजवान सहाफ़ी वाकई बहुत आगे निकले हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया। उनका मुतालबा है जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। वो ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, वो एक इलाके के या पश्तून बेल्ट के लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो पूरे मुल्क की अपोजिशन जमातों का इजलास उन्हें चाहिए कि वो बुलाएं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हम अपनी जमात को कहते हैं हम बुला लेते हैं, फजलुर रहमान ने कहा। तो देखें, जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। वो बैठे और बैठकर बात करेंगे पाकिस्तान के साथ आपने किया क्या। जितना जुल्म और बर्बरियत हम होता हुआ देख रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है। आप सिर्फ मईशत की मिसाल ले लें कि सन 2000 से लेकर अब तक का एक डाटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस डाटा को शेयर किया है। ये सन 2000 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का स्याह और सफ़ेद का मालिक था। आज 25 साल के बाद सूरत हाल क्या है वो देख लें आप। सन 2000 में हर पाकिस्तानी की जो फीकस आमदन थी, यानी एक पाकिस्तानी जितना पैसा पूरे साल में एवरेज कमाता था सन 2000 में, वो $2880 थी। उस वक्त भारत के अंदर जो है वो 2010 यानी पाकिस्तान से बहुत कम, बांग्लादेश के अंदर 1628 यानी उससे भी बहुत ज़्यादा कम, और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है वो भारतीय शहरियों से और बांग्लादेशी शहरियों से ज़्यादा पैसा बनाते थे। 2880 बमुकाबला 210 और 1620। और एक जो पाकिस्तानी है वो एक भारतीय से कितना ज़्यादा खुशहाल था सन 2000 में? 43% ज़्यादा। और बांग्लादेश से 77% ज़्यादा खुशहाल था हर पाकिस्तानी। और आज जो है वो पाकिस्तान की फीकस आमदन $6480 है। बांग्लादेश की जो पाकिस्तान से बहुत कम थी वो बढ़ के हो गई है $9180, और भारत की जो पाकिस्तान से कम थी वो बढ़कर हो गई है $12560। पहले पाकिस्तान की फीकस आमदन इनसे डबल हुआ करती थी और आज इनकी फीकस आमदन पाकिस्तान से डबल है। यानी पहले हर पाकिस्तानी ज़्यादा पैसा बनाता था भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में, और आज हर बांग्लादेश का शहरी या भारत का शहरी पाकिस्तानी शहरियों से ज़्यादा पैसे बनाता है। और खुशहाली वाले इंडेक्स में अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से जो है वो 77% और भारतीयों से 43% ज़्यादा खुशहाल थे, और आज जो हर भारतीय है वो पाकिस्तानी से 94% ज़्यादा खुशहाल है, जबकि हर बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तानी से 42% ज़्यादा खुशहाल है। 26 साल के अंदर हमने ये गंद मारा पाकिस्तान में, ये किया पाकिस्तान के साथ। इसमें जनाब हुकूमतें आई हैं, एक तो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ की एक पंजाब में हुकूमत आ गई और पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, फिर नून लीग को 5 साल मिले, फिर पीटीआई को 3 साल मिले, और उसके बाद से लेकर अब तक 5 साल से दोबारा नून लीग विराजमान है। यानी इसमें आप ये देख लें कि 8 साल आप मुशर्रफ के डाल लें और 10 साल आप नून लीग के डाल लें, और लगभग 10 साल ही आप पीपल्स पार्टी के डाल लें क्योंकि इन्होंने मिलकर इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, और 3 साल आप पीटीआई के डाल लें। तो जिम्मेदार तो फिर यही रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हुई ना। देखें, मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के हक में जो वसीम अख्तर हैं एमक्यूएम के, वो भी आ गए। यानी एमक्यूएम के लोगों ने कहा जनाब हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और ये कोलैप्स ही है। हम 25 साल से आपको ये बता रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्ट जमाते हैं और पाकिस्तान बहुत पहले कोलैप्स कर गया था। तो ये वसीम अख्तर ने मोहसिन नकवी की बात की जो है वो तस्दीक की। यानी एमक्यूएम कम से कम, क्योंकि फौज की जमात है, वो जाकर खड़ी हो गई मोहसिन नकवी के साथ। और वैसे भी बिलावल ने टिक टॉक वो भी सुना दिया है कि जनाब टिकटॉक करके आपकी हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है और आप अब उल्टी गिनती शुरू करें।
हालांकि ये टिकटॉक सिर्फ जूते पॉलिश करते हैं। एक दफ़ा टिकटॉक होती है एक पॉलिश, एक दफ़ा फिर टिकटॉक होती है एक और पॉलिश। तो ये बिलावल हो या मरियम हो, ये जूते ही पॉलिश करते रहे हैं, आइंदा भी ऐसा लगता है जूते ही पॉलिश करेंगे। तो क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे थे तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में दुगने कर्जे कर लिए। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लिया गया, गुज़िश्ता 4 सालों में आसिम मुनीर के दौर में उतना ही कर्जा दोबारा ले लिया गया, तो कर्जे दुगने हो गए। टैक्सेस जो है वो भी दुगने कर लिए गए। 4 साल में इतने टैक्सेस लिए गए आवाम से कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर करके टैक्सेस आपने दुगने कर लिए, महंगाई भी आपने दुगनी कर दी। तरक्याती मनसूबे आपने, अच्छा जो पैसा आप इतना कमाते हैं, बहुत सारे आप टैक्सेस लेते हैं, बहुत सारे आप कर्जे लेते हैं, ये पैसा आप खर्च कहाँ करते हैं, कहाँ खर्च करना होता है? आप पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबे लाएंगे, आवाम को सहूलियत देंगे, सब्सिडीज देंगे, यही है ना। सब्सिडीज भी ख़त्म कर दी और तरक्याती मनसूबे भी नहायत महदूद करके तकरीबन ख़त्म कर दिए। अब मुल्क में तरक्याती मनसूबे भी नहीं चल रहे, अवाम को सब्सिडीज भी नहीं दी जा रही, कर्जे दुगने हो गए हैं, टैक्सेस दुगने हो गए हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब कोई नहीं देता। गुर्बत और बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बढ़ चुकी है, और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, सरकारी आदादो शुमार आपको बता रहे हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, बेशुमार पैसा, अरबों डॉलर, ये जा कहाँ रहा है? इसे खर्च कौन कर रहा है और ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कहाँ गायब होता जा रहा है? कौन सा ऐसा गड़ा है जिसमें ये पैसा गिर रहा है और पता नहीं चल रहा? क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बन रहा, हमें तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम ये कैसे मान लें कि ये पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च हो रहा है? और हालात ये हैं कि अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तान ने। इससे पहले पता किसने लगाई थी? इसराइल ने। पाकिस्तान में और इसराइल में कुछ चीज़ों की मुमासलत होती जा रही है। अशोक स्वैन है, भारतीय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने अल जजीरा पे पाबंदी लगाई, आसिम मुनीर ने भी अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। वहां नेतन्याहू जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं, यहां पे आसिम मुनीर भी जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं। वहां पे नेतन्याहू ने जो इंसानी इमदाद है फ़लस्तीनी शहरियों की, वो बंद की हुई है। यहां पे आसिम मुनीर ने इंसानी इमदाद जो है वो कश्मीरी शहरियों की, वो बंद की हुई है। इन जेलों में कैदी हेपेटाइटिस की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान की आंख का इलाज ना करवाना परफेक्ट मिसाल है। इमरान खान को 3 महीनों तक तकलीफ रही, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारी इमरान खान साहब से बात हुई तो वो काफ़ी बेचैन थे। ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया, इसमें जुल्फी बुखारी ने कहा कि कासिम खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान को लोगों के जहनों से ये जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है, और मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान की जेल लंबी हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है, जितने वो आज मकबूल हैं, नवाज शरीफ, बिलावल, ये लोग कभी भी उतने मकबूल नहीं हैं। और अगर ये लोग मकबूल होते तो शायद इमरान खान साहब की कैद इतनी लंबी ना होती। इमरान खान ने असूलों के पक्के होने की वजह से मार खाई है, ये भी जुल्फी बुखारी ने कहा। जो एक CNN के तज्जियाकार हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का तर्ज सियासत मगरिब वाला तर्ज सियासत नहीं था। इमरान खान मगरिब की सियासत पर अफगानिस्तान के हवाले से सवालात उठाते थे, और मेरा भी यही ख्याल था कि इमरान खान को 6 से 8 महीनों में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में फ़ौज का सियासत में बहुत बड़ा किरदार है, अमेरिका के लिए इंसानी हकूक बड़े मानी रखते हैं। तो ये एक इंटरव्यू था जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इमरान खान साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और निज़ाम इसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था, तो उन्होंने एहतजाज किया। बड़े पैमाने पर लोग निकले, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निकले, कराची में निकले, सिंध में निकले, लोगों ने बलूचिस्तान में एहतजाज किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा है वो रिपोर्टिंग मैं आपको अगले वीलॉग में करूंगा, तफसील के साथ बताऊंगा कैसा जलसा हुआ, किस नौइयत का जलसा हुआ, लेकिन वहाँ पे सरकार ने किन चीज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जोर डाला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। पुलिस लोगों के घरों पे, डेरों पे छापे मार रही थी, दफातर पे छापे मार रही थी, और अब बिलाखिर जब लोगों ने एहतजाज किया तो लोग निकल आए। लाहौर ऐवान अदल के मनाज़िर हमने देखे, बड़े पैमाने पे लोग निकले, बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, कई और जगहों पे भी गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। अलग अलग शहरों में एहतजाज हुआ, सरगोदा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, गुजरावाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वाली में लोग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निकले, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल पाते। उसकी वजह यह है कि
हसीना वाजिद वाली पॉलिसी रखी हुई है मरियम नवाज ने पंजाब में। आसिम मुनीर और मरियम नवाज ने इतना जुल्म किया पंजाब के अंदर, इतना जबर किया पंजाब के अंदर कि लोगों को कुचल कर रख दिया। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अब निकल कर एहतजाज करें। मिडिल क्लास होती है, आपको पता है। हाँ, लेकिन जिस दिन सारे निकलेंगे उस दिन फिर आप देखिएगा यहाँ पे तमाशा क्या लगेगा पंजाब में, और वो दिन हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज ज़रूर किया है। पेशावर से जब जलसे के विजुअल्स आएंगे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वहाँ पे सरकार ने मना किया है सुहेल अफरीदी और उनकी टीम को कि आपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना। हम आपके साथ कुछ मामला तय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप लॉन्ग मार्च की तारीख देने से गुरेज करें और लॉन्ग मार्च में जाने से या इस किस्म की कोई हिकमत अमली बनाने से आप गुरेज करें। यह कहा गया सरकार की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कहा ठीक है जी, आप इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दें मंगल वाले दिन, बुध को हमारा जलसा है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराएं इमरान खान साहब की बहनों की, और जो बातचीत होती है वो बातचीत हमें पता चल जाए। इमरान खान साहब जो कहेंगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब के मामलात को आप हल कर रहे हैं या मामलात आगे बढ़ रहे हैं और हम किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दें। फिर इसका जवाब जो है वो सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जो बीच में पैगाम रसां थे, जो सवाल जवाब हो रहे थे, उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब रास्ता कोई नहीं है। पेशावर जलसे में लोग बहुत बड़े पैमाने पर निकल के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन जो दावा किया गया कि 10 लाख लोग यहां पे इकट्ठे किए जाएंगे, क्या 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए, अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है ना पेशावर जलसे में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर 1 लाख आदमी भी इकट्ठा हो जाता है पेशावर जलसे में, तो आप ये समझ लें कि फिर खतरे की घंटी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बच गई। लेकिन टारगेट 10 लाख का रखा है, तो जब मुकम्मल हो जाएगा जलसा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ऐलान तो करना पड़ेगा लॉन्ग मार्च का, और इन्हें डेट अब देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि अब आप पीछे चुप कर बैठ जाएं तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के, या आप कहें कि अचकज़ई साहब करेंगे, या आप कहें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इनका पटाखा बजा देगा अगर इन्होंने अब भी कोई बहाना बनाया और ये पीछे से निकल गए और इन्होंने किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना किया। तो क्योंकि इन्हें सबको वोट ही पड़ा है इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए, और इनको जो मैंडेट मिला है वो भी इसी मकसद के लिए मिला है।